हेलो दोस्तों, ज्ञान की रफ्तार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है। यदि आपको पहला प्रैक्टिस सेट देखना है तो मैंने वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके पहला प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम अपना बायोलॉजी का दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शलाकाकार जीवाणु रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका बैसिलस, स्पाइरिलम, कॉकस या कोमा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस। दोस्तों जो आपका बैसिलस होता है उसको हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो रॉड शेप्ड की तरह होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, इमेज देखिए, ये जो आपकी आकृति है, देखिए इसकी जो आकृति है ये रॉड नुमा आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जैसे कि आपका ये रॉड होता है उसी टाइप की इसकी आकृति है। इसी वजह से हम इसको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। रॉड नुमा मतलब जैसे आपके यहाँ छड़ वगैरह मिलते हैं तो छड़ की तरह ये है, और ये बेलनाकार भी होते हैं। अगर जो इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, मतलब बैसिलस की एग्जाम्पल की बात की जाए कि बैसिलस में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो आप देख लीजिए आपका जो आता है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस जो होता है दोस्तों वो आपका बैसिलस कहलाता है, बैसिलस बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए बैसिलस एंथ्रासिस जो है, देखिए ये आपका बैसिलस एंथ्रासिस है। देखिए इसकी भी जो आकृति है देखिए छड़नुमा, छड़ के आकार की तरह है। इसी वजह से जो शलाकाकार जीवाणु होते हैं, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम बैसिलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधों से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है। वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधों से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका क्लोन, शुद्ध वंशक्रम, अंतः प्रजात वंशक्रम या वंशावली क्रम। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो आपका वनस्पति प्रजनन है उसमें एक ही पौधे से एक ही पौधा आपका दिया हुआ है और उससे प्राप्त संपूर्ण संतति, मतलब उसकी जो संतानें होती हैं उससे प्राप्त होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैसे आप देखिए इसका जो सही आंसर है वो वंशावली क्रम है। आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे आपके बाबा हैं, फिर आपके पिताजी हैं, फिर आप आए, तो मतलब ये क्या, एक तरह से वंशज चलता है। उसी प्रकार पौधों में भी वंशावली क्रम चलती है, जैसे कि आप में वंशावली क्रम चलती रहती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्पंज क्या होता है? ऑप्शन आपका कवक, जीवाश्म, पादप या जंतु। तो दोस्तों स्पंज जो होता है आपका वो जंतु होता है। दोस्तों बात की जाए स्पंज की तो यह संघ पोरीफेरा, जिसको आप फाइलम पोरीफेरा कहते हैं, में आने वाले जंतुओं का ये साधारणतः जो आते हैं इस संघ में उनको हम स्पंज कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों अक्सर जो है समुद्र में पाए जाते हैं। देखिए आपका ये समुद्र में, ये देखिए ये आपका स्पंज है। देखिए ये सब आपके क्या है? स्पंज हैं। अच्छा ये किस टाइप का स्पंज है? ये जो है दोस्तों वो साइकान स्पंज है। ये जो मैं घेरा हुआ हूँ इसको, ये साइकान स्पंज है। ये साइकान स्पंज है, मतलब ये जो है संघ पोरीफेरा का के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उनको हम स्पंज कहते हैं। और यह किस टाइप का स्पंज है? साइकॉन स्पंज है दोस्तों। देखिए ये आपका साइकॉन स्पंज है। और कोई एग्जांपल इसमें जो मतलब स्पंज में आते हो तो उसमें आपका यूप्लिकटेला आता है दोस्तों, स्पांजिला आती है। बहुत से सारे ऐसे स्पंज होते हैं जो जिनके एग्जांपल हम जान सकते हैं। 3 एग्जांपल हमने जाना, साइकॉन, यूप्लिकटेला और स्पांजिला। अगला क्वेश्चन, ऐसे युगले जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ऑप्शन है आपका केवल ए और बी, ए बी, ए कॉमा बी तथा ए बी, ए कॉमा बी कॉमा ए बी तथा ओ, या केवल ए बी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा ए बी तथा ओ। मतलब यदि किसी बच्चे के पिता का रुधिर वर्ग यदि ए है और माँ का जो ब्लड ग्रुप है यानी कि रुधिर वर्ग वो बी है, तो उनसे जो उत्पन्न बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो उसका ब्लड ग्रुप दोस्तों ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है तथा ओ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपका पोलियो माइलेटाइस, मलेरिया, कुकुर खांसी या दाद रिंगवर्म। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए पोलियो माइलेटाइस। दोस्तों पोलियो माइलेटाइस जो रोग होता है वो वायरस से उत्पन्न होता है। वायरस से उत्पन्न होता है तो किस टाइप के वायरस से उत्पन्न होता है दोस्तों? ये जो रोग है आपका वो फिल्ट्रेबल वायरस से उत्पन्न होता है आपका, और इसको हम हिंदी में निस्संदी वायरस भी कहते हैं। बात की जाए आपकी जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया दोस्तों क्या होता है? ये प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न बीमारी होती है। तो कौन से प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये जो आपकी उत्पन्न होती है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होते हैं जो उनसे ये उत्पन्न होती है। तीसरे नंबर पे जो आपका कुकुर खांसी है, जो आपकी कुकुर खांसी है यह जो उत्पन्न होती है दोस्तों यह बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। आपकी कुकुर खांसी जो होती है बैक्टीरिया जनित रोग है दोस्तों। और चौथे पे जो आपका ऑप्शन है दाद यानी रिंगवर्म, यह रोग दोस्तों कवक से उत्पन्न होता है और यह ट्राइकोफाइट्रान नामक कवक से उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं। ऑप्शन है आपका प्रतिजन, प्रतिरक्षी, हार्मोन, इंटरफेरोन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतिजन। अब देखिए कितने लोगों को तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ए है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उसके लिए जो रोगजनक जीवाणु जो उसके अंदर डाले जाते हैं, जो वैक्सीन लगाई जाती है, आप लोग सुना होगा कि बीसीजी का जो होता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो क्या होते हैं? वो शरीर में जाके कौन सा काम करते हैं? तो दोस्तों वो शरीर में जाके प्रतिजन का काम करते हैं, जिनको हम एंटीजन बोलते हैं। वो क्या करते हैं? प्रतिजन का काम करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आपको वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, मान लीजिए कि किसी को जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है यानी कि टीबी नामक बीमारी है, उसको टीबी का बीसीजी टीका लगाया गया। तो वो बीसीजी करेगा क्या? वो बीसीजी क्या करता है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं कि जो टीबी से होने वाले बीमारी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। और वो अचानक प्रवेश नहीं कराए जाते, वो धीरे धीरे करके प्रवेश कराए जाते हैं, ताकि जो उसके व्यक्ति के जो अंदर की एंटीबॉडीज हैं वो उससे लड़ने का प्रयास करें। तो एंटीबॉडी क्या करती हैं? उससे लड़ती हैं। और जब एंटीबॉडी उससे लड़ती हैं तो व्यक्ति की क्या होती है? इम्यूनिटी पावर जो होती है, प्रतिरोधात्मक क्षमता जो होती है उसका विकास होता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके जब बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से जो बैक्टीरिया जो होती है जिससे आपका टीबी नामक बीमारी होता है वो आपकी बॉडी क्या होती है? इम्यूनिटी पावर बना लेती है उस बीसीजी टीके से। तो फिर आपको जब टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं जो आप पर अटैक करेंगे तो आपकी जो बॉडी होगी, जो आपकी एंटीबॉडी होगी वो इस टाइप से विकसित हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़िया हो जाएगी कि वह रोग आपको नहीं होगा। वो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बना चुकी है, उससे लड़ने की जो एंटीबॉडी है वो आपके अंदर बन चुकी है। तो यही कहानी था दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन, चावल खाद्य पदार्थों में किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है आपका चावल, सेब, दालें या संतरा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी सेब। दोस्तों चावल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। और सेब में लोहे की मात्रा यानी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कोच ने, रेने लैन्नेक ने, ड्रेसर ने या हैंसेन ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच ने। दोस्तों हैजा के रोग की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। यह जो रोग होता है दोस्तों आपका, इसको हम इंग्लिश में कालरा भी बोलते हैं। यह रोग जो होता है वो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। अच्छा, यह फैलता कैसे है? यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है और रोगी के शरीर में जो होता है जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का जो संचार होता है, रक्त का जो आवागमन होता है वो धीरे पड़ जाता है। देखिए आपका ये जो इसकी जो खोज किए थे रॉबर्ट कोच, ये आपके दोस्तों रॉबर्ट कोच रहे। इन्होंने ही जो है
वो कालरा यानी कि हैजा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? यानी कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके स्वीटेक्स जो यूज करते हैं उसमें कितनी ऊर्जा होती है? ऑप्शन आपका 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 0 कैलोरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 कैलोरी। दोस्तों मधुमेह के रोगियों द्वारा जो स्वीटेक्स लाई जाती है उसमें 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। मधुमेह रोग होता क्या है? यह अग्नाशय से संबंधित रोग होता है। इसमें इंसुलिन का जो स्राव होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता रहता है, जिससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज पाए जाते हैं आपके वो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण आपको डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। ये देखिए आपका स्वीटेक्स है दोस्तों। इसका यूज क्या करता है? जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो इसका यूज करते हैं और ये आपके जैसे कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह बनाने में मदद करता है। ये शुगर फ्री होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा यानी कि आयरन या नाइट्रोजन। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है वो 65% पाया जाता है। कार्बन की जो मात्रा होती है वो 18.5 यानी कि 18.5% होती है और आपका हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है और नाइट्रोजन जो होता है वो 3.2% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या उटुक मंडय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? ऑप्शन है आपका ड्रेसर, यूजेन स्टीनैक, एडवर्ड कॉल्विन या सैमुअल कोहेन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजीन स्टीनैक। दोस्तों ये सेक्स हार्मोन जो होता है ये आपके पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्यलिंगी बालों के आने का जो प्रतिमान होता है, आपका जो मौन आचरण होता है, इसको नियंत्रित करता है। ये हार्मोन जो होते हैं वो मानव में, नर हार्मोन जो होते हैं जो मानव में पाए जाते हैं इनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं और जो मादा में जो हार्मोन पाए जाते हैं जो स्त्रीलिंग हार्मोन होते हैं इनको हम एस्ट्रोजन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जैव यौगिक के प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं? ऑप्शन है आपका उत्प्रेरक कैटालिस्ट, प्रक्रिया एंजाइम, कार्बन ऋणायन कार्बन आयन, यहाँ कार्बन आयन रहेगा, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विषाणु वायरस में क्या होता है? यानी कि विषाणु यानी वायरस किससे मिलके बना होता है? ऑप्शन है आपका प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। देखिए इसको समझने के लिए मैं एक इमेज लेके आया हूँ, इमेज के माध्यम से हम वायरस को समझेंगे। देखिए ये आपका समझ लीजिए ये आपका वायरस है, ये आपका रहा वायरस। अब इसमें देखिए जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन सा है दोस्तों? ये आपका जो है ये न्यूक्लिक एसिड है। आपकी जो ये बाहरी संरचना बनी हुई है ये प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ है, ये आपका प्रोटीन कोट है। जो प्रोटीन कोट से ये घिरा हुआ है इसको हम कैस्पिड कहते हैं। प्रोटीन कोट से जिससे मतलब प्रोटीन का जो बाहरी आवरण से जो घिरा होता है इसको हम कैस्पिड कहते हैं। और दोस्तों इसमें एक छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, इन्हीं से मिलके एक कैस्पिड बनता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को हम देखिए यहाँ कैप्सोमर्स कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए जिनसे कैस्पिड मिलके बना होता है यानी कि प्रोटीन आपका जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है इनको आप क्या कहेंगे? कैस्पोमर्स कहेंगे। अच्छा, इस संपूर्ण संरचना को, ये जो आपकी संपूर्ण स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहेंगे? वायरन कहेंगे। यानी इसके संपूर्ण जो स्ट्रक्चर होता है
इसका जो संपूर्ण पार्टिकल होता है, जो संपूर्ण कण होता है, इसको आप विरियन यानी कि विरियन कहेंगे। ठीक है, बाकी ये कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इतनी चीज़ें आप जान लीजिए जितना मैंने बताया। लास्ट क्वेश्चन आपका, आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि के काम करने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है आपका आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम की कमी या विटामिन सी की कमी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का अंतःस्राव या हार्मोन जो होता है वो थायरॉक्सिन तथा ट्राइडोथायरोनिन है। इन दोनों ही हार्मोन में आयोडीन जो होता है वो अधिक मात्रा में रहता है। आयोडीन की कमी से आपका क्या होता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कम काम करने लगती है। आपने देखा होगा। इससे फिर होता क्या है, इससे घेंघा नामक रोग भी हो जाता है, जो कि आपकी आयोडीन की कमी के कारण होती है। पहले ये बहुत ही खबरों में था। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका मुख है, मुख से नीचे आपका ये गला है। अब इसमें देखिए गले में आपका जो है ये इस टाइप से जो संरचना बनी हुई है आपकी, ये थायराइड है। इसके नीचे आपकी क्या है, पैराथायराइड है। यहाँ देखिए आपकी ये पैराथायराइड है। पैराथायराइड देखिए 1 2 3 4 यहाँ छोटे छोटे जो ब्लैक में आपके डाट बने हुए हैं, मतलब पैराथायराइड 4 भागों में विभक्त है। पैराथायराइड थायराइड के पीछे पाया जाता है। और दोस्तों जब आपको घेंघा नामक रोग होता है, अच्छा ये थायराइड ग्लैंड इसमें पाया जाता है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, इसको हम थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। और दोस्तों आपको आपकी जब घेंघा रोग होती है तो यहीं आपके जो गले होते हैं यहीं पे आपको घेंघा रोग होता है, जो आपके आयोडीन कमी के कारण होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यदि आप इस वीडियोज़ का जो मैंने बताया, ये बायोलॉजी सेक्शन जो मैंने पढ़ाया, प्रैक्टिस सेट 2 जो मैंने कराया है, इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।